वेलकम स्टूडेंट। अधिगम पर आधारित वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत स्किनर और पावलोव द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांतों। इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रस्तुत करूंगी अधिगम के सिद्धांत पार्ट थर्ड। इस में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के लर्निंग थ्योरी की और हल द्वारा दिए गए लर्निंग थ्योरी की। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को सर्वप्रथम 1898 में 1898 में और फिर 1913 में प्रकाशित किया। इस सिद्धांतों को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम हैं संयोजनवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, प्रयास व भूल विधि, ट्रायल एंड एरर थ्योरी और थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने मुर्गियों, चूहों और बिल्लियों पर अनेक प्रयोग किए तथा इन प्रयोगों के आधार पर सीखने के संबंधी अपने नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक का इस सिद्धांत के लिए पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था वह बिल्ली पर किया गया था। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक उलझन भरे संदूक में यानी पजल बॉक्स में बंद कर दिया। संदूक इस प्रकार बनाया गया था कि उसमें केवल एक दरवाजा था जो कि एक लीवर के ठीक से दबने से खुल सकता था। संदूक से बाहर कुछ दूरी पर भोजन सामग्री के रूप में एक मछली रख दी गई। मछली की गंध ने इस परिस्थिति में एक शक्तिशाली अभिप्रेरक का कार्य किया और बिल्ली संदूक से बाहर आने के लिए हर संभव प्रयत्न करने में जुट गई। बाहर आने के लिए वह तड़पड़ाने लगी, कभी इधर पंजे मारती, कभी उधर उछल कूद करने लगी। इन उल्टे सीधे प्रयत्नों के फलस्वरूप संयोगवश उसका पंजा लीवर पर पड़ जाता है और दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकलकर भूख शांत कर लेती है। दूसरी बार थॉर्नडाइक ने फिर प्रयोग को दोहराया। बिल्ली को भूखा रखकर उसी संदूक में बंद कर दिया गया। मछली की गंध ने फिर बिल्ली को संदूक से बाहर आने के लिए अभिप्रेरित किया तथा बिल्ली ने फिर वही उल्टे सीधे प्रयास किए और फिर वापस अचानक से उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, दरवाजा खुलता है, किंतु इस बार दरवाजा खुलने में कम समय लगता है। इस प्रकार की प्रयोग संबंधी क्रिया कई बार दोहराई गई और यह पाया गया कि बिल्ली के उल्टे सीधे प्रयत्नों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और उसे बाहर निकलने में लगने वाला समय कम होता गया। यहाँ तक कि बिल्ली ने कोई त्रुटि किए पहली बार में ही लीवर को ठीक से दबाना सीख लिया और इस प्रकार दरवाजा खोलना बिल्ली सीख गई। थॉर्नडाइक के सीखने की इस प्रक्रिया में सीखने के कुछ सोपान हमारे समक्ष आते हैं। सबसे पहला सोपान है चालक या अभिप्रेरक, मोटिव और ड्राइव। इस प्रयोग में भूख ने चालक या अभिप्रेरक का कार्य किया है, क्योंकि यदि बिल्ली भूखी नहीं होगी तो वो बाहर आने के लिए इस तरह से तड़पड़ाएगी नहीं। सेकंड, लक्ष्य। संदूक से बाहर रखा हुआ खाना लक्ष्य का कार्य कर रहा है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, बैरियर्स इन अचीविंग गोल। बैरियर क्या है कि दरवाजा बंद है और उस गोल को पार करने के लिए बिल्ली इस तरह से छटपटाती है। यादृच्छिक प्रयास, रैंडम एफर्ट। बिल्ली के द्वारा किए गए प्रयास कोई व्यवस्थित नहीं थे, वह इधर उधर अपने पैर मार रही थी। संयोग व सफलता, बाई चांस सक्सेशन। बाई चांस बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। सही प्रयत्न का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एफर्ट्स। उल्टे सीधे प्रयत्नों में से दरवाजा खुलने का सही तरीका था और उसे बिल्ली द्वारा चुन लिया गया था। लास्ट है स्थिरता, फिक्सेशन। अंत में बिल्ली ने तमाम गलत प्रयत्नों को छोड़कर सही प्रयत्न करना सीख लिया
और वह बिना किसी त्रुटि के पहले ही प्रयास में दरवाजा खोलना सीख गई। थॉर्नडाइक के इस अधिगम के आधारित प्रयोग और इन सोपानों से थॉर्नडाइक ने कुछ सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा दिए गए सीखने के नियमों को 2 भागों में बांटा गया है, सीखने के प्राथमिक नियम और सीखने के गौण नियम, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के प्राथमिक नियम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक के अनुसार तत्परता के नियम का अर्थ है कि प्राणी तभी सीखने के लिए तैयार होता है जबकि परिस्थितियां उस पर प्रभाव डालती हैं। इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। थॉर्नडाइक साधारण तौर पर इस नियम का तात्पर्य सीधे सीधे यह है कि जब कोई क्रिया संतोषप्रद होती है तो प्राणी उसे करने में लगता है, उसके लिए तैयार होता है, और जब कोई क्रिया असंतोषजनक होती है तो वह उसे नहीं करता, और यदि करता है तो उसे दुख होता है। इसी के आधार पर तत्परता का नियम प्रभाव और अभ्यास के नियम से संबंधित होता है। जैसे यदि किसी बालक के नंबर अच्छे आते हैं तो उसे संतोष मिलता है और वो आगे पढ़ने के लिए तत्पर रहता है, और कक्षा के अंतर्गत अध्यापक के द्वारा इस नियम को का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। और इसी बात को हर्बर्ट ने अपनी 5 प्रदी जो 5 स्टेप सिस्टम है, 5 प्रदी प्रणाली में भी बताया है। उस प्रणाली में प्रस्तावना या परिचय इसी नियम पर बनाया गया है। सेकंड है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम के संबंध में कहा है कि प्रयोज्य को किसी भी कार्य को संतोष मिलता है तब वह उस कार्य को करता है, और यदि उसे दुख या असंतोष का परिणाम मिलता है तब वह उस कार्य को नहीं करता। तीसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास एक प्रकार से क्रिया को कई बार करने में पाया जाता है। दूसरे शब्दों में इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है, और इसका प्रभाव प्राणी के व्यवहार में पड़ता है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब एक परिवर्तनीय संयोग एक स्थिति और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य सब बातें समान होने पर उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है, और जब कुछ समय तक स्थिति और अनुक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संयोग नहीं बनता, यानी उसका अभ्यास नहीं किया जाता, तो उस संयोग की शक्ति घट जाती है। ये नियम हमें ये बताता है कि विद्यार्थियों को सिखाई गई बात का अभ्यास कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा विद्यार्थी उसे भूल जाते हैं। इन प्राथमिक नियमों के अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने सीखने के द्वितीयक नियम का भी प्रतिपादन किया, जिन्हें हम सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग या सीखने के गौण नियम भी कहते हैं। सीखने के गौण नियम में फर्स्ट है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। यह नियम का आधार अभ्यास का नियम है। इसके अनुसार क्रिया करने वाले को बहुत से अवसर दिए जाते हैं जिससे वह विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करता है और सही उत्तर ढूंढ निकालता है। सेकंड है मानसिक विन्यास का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट। इस नियम का संबंध तत्परता के नियम से होता है। यह नियम सीखने की बाह्य स्थिति और सीखने वाले की मानसिक स्थिति में संबंध करता है। मानसिक विन्यास मन की दशा, अवस्था, योग्यता आदि को बताता है। जैसे यदि प्राणी का मन या प्रयोज्य का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण अच्छा होते हुए भी वह नहीं सीखेगा।
आंशिक क्रिया का नियम। इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रिया को छोटी छोटी उपक्रियाओं में विभक्त कर लेते हैं और एक ही अंश के प्रति सीखने वाले अनुक्रिया करता है। यह नियम अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन भी करता है। यह आंशिक अनुक्रिया संपूर्ण क्रिया का केवल एक अंश ही नहीं होती, प्रति संपूर्ण को सम्मिलित करती है। फोर्थ है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसका आशय है कि मनुष्य पूर्व अनुभव एवं पूर्व ज्ञान के बल पर ही अनुक्रिया करता है। आत्मीकरण का अर्थ होता है कि नई परिस्थिति में प्राप्त अनुभव को अपना बना लेना, अपने ज्ञान भंडार में मिला लेना। यानी जब भी प्रयोज्य किसी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करता है तब वह अपने पूर्व अनुभव को काम में लेता है। और अंतिम है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ शिफ्टिंग एसोसिएशन। इसका आशय यह है कि जो अनुभव ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। इस नियम का संबंध अनुबंधन के सिद्धांत से बताया जाता है। इसमें एक प्रयोज्य उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध को दूसरी परिस्थिति में स्वतः ही हस्तांतरित कर लेता है, या उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध साहचर्य जो है वो परिवर्तित हो जाता है। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बहुत अधिक है और थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि केवल पशु पक्षी में ही नहीं बल्कि मनुष्यों में भी सीखने की प्रक्रिया बार बार प्रयत्न करने और भूल सुधार कर आगे बढ़ने के रूप में संपन्न होती है। हम देखते हैं कि कोई एक बालक है, वो गणित के सवाल करता है, फिर उनको काटता है, फिर हल करता है, फिर काटता है और फिर बाद में उसके द्वारा किए जाने वाली गलतियों की संख्या कम होती है। एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखिए, ब्लॉक जो होते हैं ना बच्चों के खेलने के, उन ब्लॉक से खेलते हुए देखिए, उन ब्लॉक से वो कंस्ट्रक्शन करता है, उनको बिगाड़ता है और फिर वापस से करता है और फिर बिगाड़ता है और धीरे धीरे उसके प्रयासों में की जाने वाली त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है। केवल बालकों में ही नहीं, हम शोध के अंतर्गत भी इस सिद्धांत को लागू होते हुए देखते हैं। शोध के अंतर्गत हम जो है समस्या का समाधान करते हैं, फिर उसे बिगाड़ते हैं, फिर समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह से प्रयास और भूल द्वारा सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगली बात करेंगे हम पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हल थे। क्लार्क हल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में किया और मृत्यु पर्यंत, उनकी मृत्यु 1952 में हुई थी, मृत्यु पर्यंत तक वे इसमें विकास करते रहे, परिवर्तन करते रहे। हल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यवहार के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक में किया। इस सिद्धांत का नवीन रूप बाद में 1951 में प्रकाशित व्यवहार के आवश्यक तत्व, इसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर नामक उनकी पुस्तक में दिया। और इस सिद्धांत के अन्य नाम है व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, सिस्टमेटिक बिहेवियर थ्योरी, और एक और है इसका मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी, गणितीय निगमनात्मक सिद्धांत। हल ने चूहों आदि पर प्रयोग किए तथा उसने यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध प्रणोदन और पुरस्कार पर निर्भर है। प्रणोदन होते हैं ड्राइव। प्रणोदन के संबंध में हल का विचार है कि यह वह परिस्थिति है जो प्राणी में शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से पैदा होती है। जब व्यक्ति प्रणोदन का अनुभव करता है
तब अनेक प्रकार की उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं। ये उत्तेजनाएं व्यक्ति को उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध बनाने तथा मानसिक संघर्ष को कम करने में सहायता इनसे मिलती है। इसी के कारण पुनर्बलन दिया जाता है। हल के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हल के सिद्धांत में 17 स्वयं सिद्धियां हैं। स्वयं सिद्धियां होती है पोस्टुलेट, ये स्टेटमेंट होते हैं जो स्वयं ही अपने आप में सिद्ध होते हैं। चूंकि हल द्वारा प्रतिपादित सभी स्वयं सिद्धियों का केंद्र पुनर्बलन है, अतः हल के सिद्धांत को पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हल का यह सिद्धांत उसके पशु मनोविज्ञान संबंधी प्रयोगों पर आधारित है, जो मुख्यतः उसके चूहों पर किए गए हैं। हल के अनुसार जीव की अनुक्रियाओं की भविष्यवाणी तब की जा सकती है जबकि संबंधित चरों का ज्ञान हो जाए। उसने जीव की अनुक्रिया की भविष्यवाणी के लिए संबंधित चरों को संकेतों के रूप में तथा संपूर्ण प्रक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त किया, और हल ने इस इक्वेशन को, इस समीकरण को 1943 में प्रतिपादित किया। उनका समीकरण था SER इज इक्वल टू SHR इंटू डी। SER प्रतिक्रिया संभावना अर्थात प्रतिक्रिया करने की शक्ति, प्रयोज्य कितना रिस्पांस करता है, यह किस पर निर्भर करेगी? SHR यानी आदत शक्ति पर, और निर्भर करेगी उसके ड्राइव पर, अंतर्नोद पर निर्भर करेगी। इस समीकरण का अर्थ है कि जीव की प्रतिक्रिया करने की शक्ति उसकी आदत शक्ति और अंतर्नोद ड्राइव के गुणनफल के बराबर होती है। आदत शक्ति और अंतर्नोद में कोई भी यदि शून्य होता है तो निश्चय ही जीव की प्रतिक्रिया करने की शक्ति भी शून्य हो जाएगी। यदि जीव भूखा नहीं है, आप ध्यान देंगे, यदि जीव भूखा नहीं है तो उसमें अंतर्नोद या ड्राइव या चालक उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात अंतर्नोद शून्य होगा। इसी प्रकार से यदि जीव ने पहले कभी प्रत्युत्तर की अनुक्रिया नहीं की है, यानी उसकी आदत की शक्ति SHR शून्य है, तो स्पष्ट है कि यदि D शून्य होगा या SHR शून्य होगा अथवा दोनों शून्य हो तो जीव या प्राणी या प्रयोज्य प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया नहीं देगा, अर्थात प्रतिक्रिया करने की शक्ति नहीं होगी। इसका आशय है कि वह नहीं सीखेगा। वह तभी सीखेगा जबकि D यानी ड्राइव और SHR की कुछ न कुछ मात्रा होगी। हल ने 1951 और 1951 और 52 में अंतर्नोद को प्रभावित करने वाले कारकों को भी सम्मिलित किया, और उनके जो कारक थे वो थे, पहला तो था प्रलोभन शक्ति, और जिसको उन्होंने K से इंडिकेट किया, और दूसरा था उत्तेजना की तीव्रता, इसे उन्होंने V से संकेत किया, और फिर उन्होंने अपने समीकरण को संशोधित करके इस प्रकार से प्रस्तुत किया। SER इज इक्वल टू D इंटू V इंटू K प्लस SHR,